नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 11 बजे का न्यूज बुलेटिन। क्षेत्रीय दलों के संकट के बीच राहुल गांधी ने अपने नेताओं को बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि अब हमारा जहाज तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा इंडिया गठबंधन के नेताओं को भी प्रतिरोध का मंत्र दिया है और एक साथ आने की बात कही। वहीं अखिलेश यादव ने यूपी चुनाव को लेकर बड़ी चेतावनी दी, जिससे सवाल उठा कि यूपी में वाकई चुनाव पर संकट मंडरा रहा है। साथ ही अमेरिका ईरान के बीच बढ़ती नजदीकी और ओमान में भारतीय नाविकों की दुखद मौत पर भारत में मची खलबली को जानेंगे बुलेटिन में। लेकिन उससे पहले सत्य हिंदी को लेकर एक सूचना भी। आज के दौर में जब हर तरफ शोर है, सच्ची खबर ढूंढना मुश्किल हो गया है, तब आपको एक ऐसी जगह की जरूरत है जो जहां खबर का मतलब सिर्फ खबर हो। सत्य हिंदी ऐप इसलिए बनाया गया है जहां ना आपको फॉरवर्डेड ज्ञान मिलेगा और ना ही आईटी सेल की कोई ट्यूशन। यहां सिर्फ खबरें मिलेंगी, कड़े सवाल होंगे और उनकी गहरी पड़ताल भी होगी। अगर आप भी पत्रकारिता की शुचिता और निष्पक्षता पर भरोसा करते हैं तो आज ही सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें। आप हमारा ये बुलेटिन और बाकी खबरें सत्य हिंदी के ऐप पर भी देख सकते हैं। इसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एक क्लिक करें और जुड़ें उस सच के साथ जो आपसे सीधे सरोकार रखता है। अब जानते हैं बुलेटिन की 5 बड़ी खबरें। राहुल गांधी अपने नेताओं से बोले, हमारा जहाज अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। पेपर लीक बेरोजगारी के खिलाफ राहुल गांधी का 17 जून से देशव्यापी अभियान शुरू। राहुल गांधी ने विपक्षी एकता का मंत्र दिया, बोले मिलकर काम करें, बीजेपी की हार तय। अखिलेश यादव बोले, बंगाल जैसा हुआ तो यूपी में आखिरी चुनाव होगा। अमेरिका ईरान डील करीब, युद्ध टलने की उम्मीद बढ़ी। ईरान बोला, समझौता अब करीब। अब शुरुआत करते हैं राहुल गांधी के कांग्रेस की मजबूती बताने वाले बयान से। राहुल गांधी ने महासचिव और प्रदेश अध्यक्षों की बैठक में कहा कि हमारा जहाज इतने सालों से फंसा हुआ था, लेकिन अब ये तेजी से आगे बढ़ रहा है और हवाएं भी हमारे साथ हैं, इसलिए बस आराम से बैठिए और आनंद लीजिए। राहुल गांधी ने आगे कहा कि भारत में सिर्फ कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि आज सिर्फ कांग्रेस ही विचारधारा पर मजबूती से खड़ी है। यही वजह है कि आरएसएस और बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस कर सकती है। उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाले वर्षों में कांग्रेस और मजबूत होगी। कांग्रेस ने युवाओं के मुद्दों पर बड़ा अभियान शुरू करने का ऐलान किया। इस अभियान की अगुवाई राहुल गांधी करेंगे। फोकस रहेगा पेपर लीक, परीक्षा गड़बड़ियों और बेरोजगारी पर। अभियान की शुरुआत 17 जून को कोटा से होगी। इसके बाद 10 जुलाई को प्रयागराज में कार्यक्रम होगा। फिर 1 जुलाई को पटना की और 14 जुलाई को दिल्ली में छात्र सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में छात्र, प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थी और शिक्षक शामिल होंगे। कांग्रेस का कहना है कि लाखों युवाओं का भविष्य लगातार प्रभावित हो रहा है। पार्टी का आरोप है कि पेपर लीक और परीक्षा घोटाले ने युवाओं का भरोसा तोड़ा है। साथ ही भर्ती प्रक्रिया की भी पारदर्शी नहीं रही। कांग्रेस इस मुद्दे पर देश भर में बड़ा जनसंपर्क अभियान चलाएगी। इसके लिए एनएसयूआई, युवा कांग्रेस और पार्टी की स्थानीय इकाइयों को जिम्मेदारी दी गई है। कॉलेज, विश्वविद्यालय और कोचिंग संस्थानों में भी पहुंच बनाई जाएगी। सोशल मीडिया के जरिए भी युवाओं से जोड़ने की कोशिश होगी। राहुल गांधी पहले भी इन मुद्दों को उठाते रहे हैं। अब कांग्रेस इन्हें सड़क से संसद तक ले जाने की तैयारी में है। कांग्रेस ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग भी दोहराई है। साथ ही संसद में इस पूरे मुद्दे पर चर्चा की मांग की है। यानी आने वाले दिनों में युवाओं के मुद्दे राजनीति के केंद्र में रहने वाले हैं। 8 जून को इंडिया गठबंधन में दिए गए भाषण को अब राहुल गांधी ने शेयर किया। राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन के नेताओं के सामने कहा, कुछ दलों से हमारे राजनीतिक मतभेद हमेशा रहेंगे, फिर भी लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए हमें साथ चलना होगा। अब कांग्रेस पार्टी की जितनी चाहे आलोचना करें, हम उसे खुशी के साथ स्वीकार करेंगे। हम आपको खुश करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमारी भूमिका आपसे बिल्कुल अलग है। ये बात मैं अहंकार में नहीं कह रहा हूं। हमारा मुख्य काम आप सबको प्यार और स्नेह के साथ जोड़ना है। मैं साल 2004 से कांग्रेस का सांसद हूं। हमारी पार्टी बाकी पार्टियों से बिल्कुल अलग तरह से बनी है। ये पार्टी तब बनी जब आधुनिक भारत का कोई ढांचा नहीं था। ये कोई सरकारी संरक्षण से नहीं बनी, बल्कि एक प्रतिरोध आंदोलन के रूप में शुरू हुई थी। अब आरएसएस की विचारधारा के पूरी तरह खिलाफ है। कांग्रेस में रहने वाले लोग आरएसएस के सामने झुकने के बजाय अपना सिर कटा लेना पसंद करेंगे। मुझे पता है कि लाखों कांग्रेसी कार्यकर्ता इसके लिए तैयार हैं। मुझे ये कहते हुए दुख है कि इस गठबंधन में थोड़ी उलझन है। टीएमसी, आरजेडी और सपा जैसे दल अभी भी उन पुराने तरीकों पर भरोसा कर रहे हैं। वो तरीके तब काम करते थे जब देश में चुनाव का मैदान निष्पक्ष होता था। राहुल गांधी ने कहा कि अब भाजपा का कानूनी व्यवस्था, नौकरशाही, खुफिया एजेंसियों और चुनाव आयोग पर पूरा कंट्रोल है। उन्होंने कहा कि मेरे कई दोस्त टीएमसी में हैं जो मानते थे कि बंगाल में चुनाव जीत रहे हैं।
मैंने उनसे कहा था कि आप लोग सपनों की दुनिया में जी रहे हैं। मैंने गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र में देखा है कि क्या हो रहा है। कांग्रेस एक प्रतिरोध करने वाली पार्टी है। हम सरकार के तंत्र के मोहताज नहीं हैं। संस्थाओं को जितना दबाया जाएगा, कांग्रेस संविधान को बचाने के लिए उतना ही मजबूती से लड़ेगी। हम सब सत्य, अहिंसा और करुणा में विश्वास रखते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा आप लोगों से लड़ने का कोई इरादा नहीं, क्योंकि आप हमारे दोस्त हैं। मैं पागल नहीं हूं कि अपने ही दोस्तों से लड़ूं। आप लोग हमारी बात समझें। हमने साल 2024 का चुनाव जीता था, हम हारे नहीं थे। नीतीश जी क्यों गए, ये मेरी और कांग्रेस की वजह से नहीं था। भाजपा और आरएसएस का सरकारी तंत्र पर शिकंजा इतना कस गया है कि भविष्य में सब कुछ और भी मुश्किल होगा। राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन के नेताओं से कहा कि जब गांधी जी ने आजादी की बात की तो हम एक राजनीतिक दल से प्रतिरोध आंदोलन बन गए। अब हमें फिर से उसी प्रतिरोध की जरूरत है। आपको किसी सरकारी मशीनरी या जासूसी की जरूरत नहीं। बस एक ही सोच रखिए कि हम अन्याय नहीं होने देंगे। ये एक भावना है, एक सोच है। हमें एक दूसरे से नहीं लड़ना है और ना ही मीडिया को मौका देना है। अगला चुनाव जीतना हमारे लिए कोई चुनौती नहीं, वो हम पहले ही जीत चुके हैं। जनता में बहुत गुस्सा है। असली समस्या भाजपा द्वारा सरकारी संस्थाओं पर कब्जा करना है। हमें हर हाल में प्रतिरोध करना होगा। राहुल गांधी ने कहा कि जैसे भारत जोड़ो यात्रा एक प्रतिरोध था, वैसे ही हमें अब आगे बढ़ना है। उन्होंने कहा कि मैं हर अपमान सहने के लिए तैयार हूं, ताकि हम सब मिलकर सफल हो सकें। ममता जी, उद्धव जी और तेजस्वी को लगता है कि चुनाव चोरी हुए हैं, तो सुन लीजिए, चुनाव वाकई चोरी हो रहे हैं। इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि सब ठीक है। सोशल मीडिया और प्रेस का भी यही हाल है। उन्होंने कहा कि मेरे यूट्यूब पर 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं, फिर भी मेरा अकाउंट दबाया जा रहा है। मीडिया, कानूनी तंत्र और सरकार, सारी एजेंसियां सरकार को बचाने के लिए काम कर रही हैं। राहुल ने कहा लेकिन सरकार ज्यादा दिन नहीं टिकेगी, क्योंकि इसने लोकतंत्र को नष्ट कर दिया है। इतिहास गवाह है, ये दमन ज्यादा दिन नहीं चलेगा। एक बात और, ये सोचना छोड़ दें कि हम साथ नहीं, हम सब भाजपा और उसके मीडिया का प्रचार हैं। उन्होंने कहा कि मैं डीएमके और बाकी साथियों के लिए भरोसा दिलाता हूं कि देश बचाने के लिए हम सब साथ हैं। उन्होंने कहा कि हमारी चर्चाओं में अक्सर निराशा दिखती है। लोग सोचते हैं कि भाजपा को कैसे हराएंगे। मैं कहता हूं कि अगर हम साथ खड़े रहें और प्रतिरोध करें तो उन्हें हराना बहुत आसान है। राहुल ने कहा कि पिछले चुनाव में कमरे में मेरे अलावा किसी को विश्वास नहीं था इस भाजपा को हरा सकते हैं। अब सबको यह विश्वास रखना होगा। उन्होंने कहा कि मैं गारंटी देता हूं कि राज्य दर राज्य, चाहे वो चोरी करें या ना करें, भाजपा गिरेगी। अखिलेश यादव ने चेतावनी दी है कि अगर यूपी में भी बंगाल, बिहार जैसी धांधली हुई तो भविष्य में चुनाव ही नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने बंगाल और बिहार के चुनाव लूटकर बेईमानी की। अखिलेश ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में भी ऐसी ही लूट हुई तो आगे चुनाव कभी नहीं हो पाएंगे। यूपी का चुनाव आखिरी चुनाव होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा महिला आरक्षण के नाम पर ऐसी लोकसभा सीटें बनाना चाहती है जहां विपक्ष न जीत सके। कोलकाता के अलीपुर इलाके में आग लगने से करीब 4000 ईवीएम जलकर खाक हो गई। ये मशीनें एक सरकारी इमारत की 9वीं मंजिल पर रखी थी। इसी इमारत में जिला परिषद और कई सरकारी दफ्तर भी चलते हैं। बताया जा रहा है कि आग पहले तीसरी और चौथी मंजिल पर लगी थी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि 5वीं, 6ठी और 7वीं मंजिल सुरक्षित रही। वहीं आग 8वीं और 9वीं मंजिल तक पहुंची। इसी वजह से अब साजिश की आशंका जताई जा रही है। फायर मंत्री कौशिक चौधरी खुद मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि आग लगने का तरीका सामान्य नहीं लगता। साथ ही ये भी सामने आया कि दमकल विभाग को सूचना देर से मिली। इन ईवीएम का इस्तेमाल हालिया विधानसभा चुनाव में हुआ था। ये मशीनें कोलकाता, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना की कई सीटों से जुड़ी बताई जा रही हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। जांच के लिए 4 सदस्यीय एसआईटी बनाई गई है। वहीं फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर नमूने जुटाए हैं। अब लैब रिपोर्ट से साफ होगा कि आग हादसा भी थी या किसी ने जानबूझकर लगाई थी। उधर इस घटना पर सियासत भी तेज हो गई है। टीएमसी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। पार्टी का आरोप है कि इतनी बड़ी संख्या में ईवीएम का जलना गंभीर मामला है। साथ ही ये भी पूछा जा रहा है कि आखिर इतनी अहम मशीनें आग से कैसे नहीं बच सकी। अब सभी की नजर जांच रिपोर्ट पर है। खबरें अभी और भी हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए, लेकिन उससे पहले सत्य हिंदी को लेकर एक सूचना भी। अगर आपको लगता है कि सत्य हिंदी अच्छा काम कर रहा है तो सत्य हिंदी और अच्छा काम करे, उसके लिए आपका सपोर्ट भी जरूरी है। और इसके लिए आपको कुछ बड़ा नहीं करना है, बस सत्य हिंदी का ऐप है, उसे डाउनलोड कर लें, जिससे आप ये बुलेटिन, दूसरे वीडियोस और खबरें एक ही जगह देख सकेंगे और पढ़ सकेंगे। और आप सत्य हिंदी की मेंबरशिप लेकर भी सत्य हिंदी के काम को सपोर्ट कर सकते हैं। जो आपको आसान हो वो आप कर सकते हैं। तो आप बुलेटिन में आगे देखिए। भारतीय नाविकों की मौत, मोदी की चुप्पी पर भड़के राहुल गांधी। भारतीय नाविकों की मौत पर अमेरिका से भारत का विरोध।
मई में बढ़ी महंगाई, खाने पीने की चीजें हुई महंगी और ट्रंप पीछे हटे, ईरान बोला समझौता अब करीब। ओमान तट के पास हुए जहाज हमले में 3 भारतीयों की मौत पर पीएम मोदी ने नाराजगी जताना तो दूर, अब तक शोक भी व्यक्त नहीं किया। इसी चुप्पी पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर लिखा कि अंतर्राष्ट्रीय जल में 3 दिन में 3 जहाजों पर अमेरिकी हमलों में 3 भारतीयों की मृत्यु हो गई और हमारे कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम एक शब्द तक नहीं बोले। जब कोई विदेशी ताकत किसी भारतीय की हत्या करे तो पीएम को बोलना पड़ता है, लेकिन मजाल है जो ये एक शब्द बोल जाए। राहुल का कहना है कि अगले हफ्ते G7 में हमारे नाविकों की हत्या के बस चंद दिनों बाद मोदी जी मुस्कुराएंगे, गले मिलेंगे और समझौते करेंगे, मगर उन 3 भारतीयों के लिए उनके पास एक शब्द भी नहीं होगा। राहुल ने कहा कि कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम भारत माता के वेटो की रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि जिन्होंने उन वेटो की जान ली उन्हें नाराज करने की इनमें ना हिम्मत है ना ताकत। भारतीय नाविकों की मौत पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका से विरोध दर्ज कराया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात की। इस दौरान उन्होंने भारत की चिंता और नाराजगी साफ शब्दों में रखी। जयशंकर ने कहा कि व्यापारिक जहाजों पर ऐसे घातक हमले सही नहीं हैं, खासकर तब जब इनमें निर्दोष नागरिकों की जान जा रही हो। मामला ओमान की खाड़ी में हुए हमले से जुड़ा है। इस हमले में एक तेल टैंकर निशाना बना था। इसी घटना में 3 भारतीय नाविकों की मौत हुई। भारत ने इस घटना को गंभीर और टाला जा सकने वाला हादसा बताया। साथ ही अमेरिका से जवाबदेही की भी मांग की। इससे पहले भारत ने नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास के वरिष्ठ अधिकारी को तलब किया। विदेश मंत्रालय ने उनके सामने भी कड़ा विरोध दर्ज कराया। हालांकि विपक्ष पीएम मोदी से एक ट्वीट की मांग कर रहा है, लेकिन पीएम मोदी इस मुद्दे पर बिल्कुल चुप है। मई में खुदरा महंगाई बढ़कर 3.9% पहुंच गई। अप्रैल में ये 3.5% थी, यानी एक महीने में लोगों पर महंगाई का दबाव बढ़ा है। इस बढ़ोतरी की सबसे बड़ी वजह खाने पीने की चीजें बनी। खाद्य महंगाई बढ़कर 4.8% पहुंच गई। पिछले महीने में ये 4.2% थी, यानी रसोई का बजट पहले से ज्यादा प्रभावित हुआ। अनाज की कीमतों में भी तेजी दिखी, खासकर चावल के दाम बढ़ने लगे हैं। लंबे समय बाद अनाज की महंगाई फिर सकारात्मक दायरे में पहुंची है। दिलचस्प बात यह है कि पिछले साल महंगाई लगातार नीचे आ रही थी, लेकिन नवंबर 2025 के बाद इसमें फिर बढ़ोतरी शुरू हुई। अब ये आरबीआई के 4% लक्ष्य के बेहद करीब पहुंच गई है। सिर्फ खाद्य महंगाई ही नहीं बढ़ी है, कोर महंगाई में भी लगातार तीसरे महीने तेजी दर्ज हुई है। इसका मतलब है कि रोजमर्रा की कई दूसरी चीजें भी महंगी हो रही हैं। अमेरिका और ईरान के बीच बड़ी प्रगति होती दिखाई दे रही है। दोनों देश अब समझौते के बेहद करीब बताए जा रहे हैं। खुद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने यह दावा किया। उन्होंने कहा कि शुरुआती समझौता पहले से ज्यादा करीब है। साथ ही मीडिया से अटकलों से बचने की अपील भी की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि समझौते की पूरी जानकारी समय आने पर दी जाएगी। दिलचस्प बात यह रही कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी इस बयान को साझा किया। इससे संकेत मिले हैं कि दोनों पक्ष बातचीत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसी बीच ईरानी मीडिया ने समझौते का संभावित मसौदा सामने रखा। इसके मुताबिक ईरान के 24 अरब डॉलर के रुके हुए फंड जारी हो सकते हैं। यह प्रक्रिया अंतिम बातचीत के 60 दिनों के दौरान चल सकती है। मसौदे में सभी मोर्चे पर लड़ाई रोकने की बात भी कही गई है। इसमें लेबनान का जिक्र भी शामिल बताया गया है। यही नहीं, ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी रोक हट सकती है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य भी 30 दिनों के भीतर फिर से पूरी तरह खुल सकता है। इसके साथ ही ईरानी तेल और पेट्रोकेमिकल कारोबार पर लगी पाबंदियों में राहत मिल सकती है। वहीं परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी 60 दिनों तक बातचीत जारी रहेगी। कुल मिलाकर लंबे तनाव के बाद अब समझौते की उम्मीद बढ़ी है। ईरान अमेरिका के बीच डील होने की खबरों के बीच यूएई ने भी ईरान के लिए अरबों डॉलर जारी करने पर सहमति दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह फैसला कई हफ्तों की तनातनी के बाद हुआ। हाल के संघर्ष में ईरान ने यूएई को भी निशाना बनाया था। इसके बावजूद अब दोनों पक्षों के बीच माहौल बदलता दिखाई दे रहा है। सूत्रों के मुताबिक यूएई कुल 10 अरब डॉलर जारी करेगा। इनमें से 3 अरब डॉलर से ज्यादा राशि पहले ही पहुंचाई जा चुकी है। यह घटनाक्रम ऐसे समय आज सामने आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच अहम बातचीत चल रही है। दोनों देश युद्ध खत्म करने के रास्ते तलाश रहे हैं। सुबह 11 बजे के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। दोपहर 2 बजे मिलते हैं नई खबरों के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.